सबसे पहले हम बात करेंगे मिडिल ईस्ट के बारे में। आर्य जंक्शन स्टडीज पर आपका स्वागत है। इंटरव्यू की सीरीज में नए अंक के साथ में हम फिर से आपके सामने हाजिर हैं। फिलहाल जिस हिसाब से ईरान के और यूएस या इजराइल के बीच में जो भी चल रहा है और ईरान के द्वारा जो भी अटैक्स यूएस की एसेट्स के ऊपर या मिलिट्री के बेसिस के ऊपर किए जा रहे हैं, उससे आपको दो तीन चीज़ें समझनी हैं। पहला, ईरान क्यों अटैक कर रहा है इन कंट्री जो कि गल्फ में हैं, मुस्लिम कंट्री हैं, फिर भी इनके साथ में इनके डिस्प्यूट क्यों हैं? तो सबसे पहले आप ये बता सकते हैं सर, हिस्टोरिकली इनके बीच में आपस में डिस्प्यूट इसलिए रहे हैं क्योंकि शिया और सुन्नी कॉन्फ्लिक्ट जो है इस रीजन को प्रभावित किए हुए था। दूसरा, 1979 की इस्लामिक रेवोल्यूशन जिसमें कि ईरान में जो राजा पहलवी डायनास्टी थी उसका उसको निष्कासित करके एक इस्लामिक रिपब्लिक का कंस्ट्रक्शन किया गया। इस इस्लामिक रिपब्लिक से जो वेस्टर्न कंट्रीज के रिलेशन थे वह खराब हुए। कई सारी वेस्टर्न कंपनीज को या तो राष्ट्रीयकरण उनका कर दिया गया या इसी के साथ उनको जो भी उनके बिजनेस यहाँ पर किए जा रहे थे उनको बिजनेस करने की अनुमति नहीं दी गई। आपको ये भी पता है कि 1979 के इस्लामिक रेवोल्यूशन के बाद में अमेरिका के कई सारे डिप्लोमेट्स को ईरान में होस्टेज भी बनाया गया था। तो गल्फ कंट्रीज के साथ में ईरान का डिस्प्यूट का रीजन एक ये भी है कि वेस्टर्न कंट्रीज या फिर यूएसए के कई सारी कंपनियां या वहां के साथ में पॉलिटिकल रिलेशंस इन गल्फ कंट्रीज के बहुत अच्छे हैं जबकि ईरान के उनके अच्छे नहीं हैं। तो एक यूएस का फैक्टर भी इसमें आता है। तीसरा, आप ये भी बताएं कि सर अमेरिका के मिलिट्री बेसिस जो हैं वो भी इन इलाकों में हैं, गल्फ स्टेट्स में, ईरान में ऐसे नहीं हैं। तो उसकी वजह से भी ईरान इन कंट्रीज के साथ में अपनी मित्रता नहीं रखता। आप ये भी कारण बता सकते हैं कि सर शिया सुन्नी कॉन्फ्लिक्ट होने की वजह से तथा इन डिस्प्यूट की होने की वजह से ईरान डायरेक्टली कभी भी इन गल्फ स्टेट्स के साथ में अटैक वगैरह नहीं करता था या इनको आपस में जो है कभी भी लड़ते हुए नहीं देखा गया। यह बहुत ही रेयर है अब की बार जिसमें कि ईरान ने अपने सुप्रीम लीडर अयातोल्ला अली खमनेनी के डेथ होने की वजह से या उसके बाद जो हालात हुए हैं उसमें इन सारे जगहों पर अटैक्स ईरान ने किए हैं। और ये अटैक भी केवल यूएस की मिलिट्री बेसिस पर ही किए जा रहे हैं। हालांकि खबरें ये हैं कि सिविलियन एरियाज में भी इन इलाकों में अटैक किए जा रहे हैं। तो पहला आपसे सवाल अगर पूछ लिया जाए आपको, अगर एक अंडरस्टैंडिंग के तौर पर, कि भैया ईरान इनके ऊपर तो अटैक कर रहा है, ऐसा क्यों है कि मुस्लिम कंट्री, एक मुस्लिम कंट्री दूसरे मुस्लिम कंट्री के ऊपर अटैक कर रहा है गल्फ कंट्रीज में? दूसरा, आपको ये ध्यान रखना है कि फिर ओमान पर अटैक क्यों नहीं किया जा रहा? तो आप ये बताएं कि सर सबसे पहला तो ज्योग्राफिकल रीजन है। अगर हम ईरान और ओमान के बारे में बात करें तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज एक ऐसा इलाका जिसे पर्शियन गल्फ को और ओमान की गल्फ को जोड़ा जाता है, उस इलाके की जॉइंट सिक्योरिटी एक तरह से ध्यान रखें तो ईरान और ओमान के हाथ में ही है। ये दोनों जो हैं जो कि इस इलाके में हैं, इसलिए इन दोनों यानी ईरान और ओमान अगर स्टेट ऑफ हॉर्मुज को आपस में अगर लड़ाई करेंगे तो फिर उसकी सुरक्षा करेगा कौन? और आपको पता है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बहुत इंपॉर्टेंट वाटरवे है। वर्ल्ड की करीबन 20% ऑयल सप्लाई और करीबन वन थर्ड जो नेचुरल गैस है वह इसी एरिया से गुजरती है। अगर हम भारत के बारे में बात करें तो भारत का भी करीबन करीबन 50% जो मिडिल ईस्ट कंट्री जो हमारी ऊर्जा जरूरतों का फुलफिल करते हैं वह स्टेट ऑफ हॉर्मुज से ही आता है। दूसरा, आपको एक और बात बता दें कि करीबन हमारी जो 60% गैस की रिक्वायरमेंट है वह भी इसी रास्ते से आती है। अगर इस स्टेट ऑफ हॉर्मुज को ओमान के साथ में अच्छे रिलेशन ईरान के नहीं हो तो डेफिनेटली धक्का लग सकता है। वहां पर फिर सिक्योरिटी आर्किटेक्चर या ट्रेड करने की जो पोटेंशियल है उसमें भी दिक्कत आती है। इसलिए ओमान को जो है अटैक ईरान ने नहीं किया है। एक और रीजन ओमान का अटैक करने का ये भी है, अटैक नहीं करने का, कि ईरान हो या कोई भी अन्य कंट्री, ओमान एक मीडिएटर का रोल निभाता है। जैसे अगर हम बात करते हैं, फिलहाल ईरान और यूएस के बीच में जो बातचीत चल रही थी, उसमें भी ओमान के द्वारा एक मीडिएटर यानी मध्यस्थता का रोल निभाया जा रहा था। ये जो रोल था, एक बहुत बड़ा, अगर आप कहें तो मध्यस्थता अगर कोई करेगा और अगर आप उसी को ही अगर मतलब अटैक करोगे तो फिर वो कहाँ तक जायज़ हो पाएगा? तो आपको ये भी एंगल समझना है कि ओमान को या ओमान को क्यों नहीं अटैक किया गया, बाकी मिडल ईस्टर्न कंट्रीज़ को क्यों अटैक किया गया? अब पूछ लिया जाए कि मिडल ईस्ट क्या है? तो आप ये कहें कि सर मिडिल ईस्ट को मिडिल ईस्ट कहा जाता है क्योंकि यह एक यूरोपियन चश्मे से देखा हुआ कंसेप्ट है।
जहां पर भारत का या जो फार ईस्ट के जो इलाके थे, ईस्ट के जो इलाके थे, उनका उन्होंने जो कॉलोनाइजेशन किया, तो उन टेरिटरीज को वो किस तरीके से देखते थे। तो जियोग्राफिकल कंस्ट्रक्ट, हिस्टोरिकल कंस्ट्रक्ट या जियोपॉलिटिकल इसकी सिग्निफिकेंस आपको समझनी चाहिए। तो पूछा जाए ना कि मिडिल ईस्ट को मिडिल ईस्ट ही क्यों कहा जाता है, तो वहां पर आपको ये समझना है कि बेसिकली यह एक प्रकार का ऐसा कंस्ट्रक्ट है जहां पर यूरोप में बैठा हुआ, और वो भी एक तरह से लंदन में बैठा हुआ इंसान, उनके जो ईस्ट वाले जो इलाके हैं उनको तो ईस्टर्न, या फिर अगर और ज्यादा ईस्टर्न इलाके हैं तो फार ईस्टर्न, या अपने खुद के पास वाले इलाके हैं उनको नियर ईस्टर्न, या जो ये मिडिल ईस्ट के इलाके हैं जो कि अभी फिलहाल वेस्ट एशिया या नॉर्थ अफ्रीका का इलाका है, उनको वो मिडिल ईस्ट कहने लगे। तो आपको ये मतलब साफ समझ में आ गया होगा कि ये ऐसा एरिया जो कि अफ्रीका का मोस्ट नॉर्दर्न एरिया तथा साउथ वेस्ट एशिया का जो इलाका है उसको यूरोप में बैठे हुए इंसान यूरोप के माइंडसेट से मिडिल ईस्ट कहने लग गए। तो मिडिल ईस्ट ऐसा नहीं है कि कोई बहुत जियोग्राफी है या कुछ ऐसा है, इसकी टर्मिनोलॉजी है। तो अगर पूछा जाए कि भाई मिडिल ईस्ट जो है किसने बनाया, तो आप ये कहें कि सर 1850 के दशक के आसपास अल्फ्रेड जो हैं महान, उन्होंने इस प्रकार का जो कंसेप्ट था उसको आगे लाए। इसमें जो भी मेंशन किया गया 1902 में, अब अमेरिकन जो नवल स्ट्रेटेजिस्ट थे अल्फ्रेड थायर महान, उन्होंने इस फ्रेज को जो है वो सामने लाया। इसी समय तीन बड़े मतलब टर्मिनोलॉजी चलन में आई, नियर ईस्ट, मिडिल ईस्ट और फार ईस्ट। तो पूछा जाए नियर ईस्ट क्या है, तो आप ये कहें कि सर जो भी ऑटोमन अंपायर था फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के पहले, स्पेशली टर्की का इलाका और बाल्कन्स का जो इलाका था उसको नियर ईस्ट कहा जाने लगा। फार ईस्ट का मतलब है कि वो एशियन कंट्री जो कि पैसिफिक ओशियन के आसपास थे उनको फार ईस्ट, और मिडिल ईस्ट को तो मैंने आपको बता ही दिया। तो एक तरह से इन दोनों के बीच में, यानी नियरेस्ट और फार जो ईस्ट है उनके वेस्ट, यानी फार ईस्ट के तो वेस्ट में और नियर ईस्ट के ईस्ट में जो जगह थी उसको उन्होंने मिडिल ईस्ट कहा। अब मिडिल ईस्ट कंट्रीज के बारे में जब हम बात करते हैं तो आपको एक और चीज ध्यान रखनी है कि इनका जो जब से लेकर के अब तक चलते आ रहा है, तो कौन कौन से ऐसे कंट्री हैं जो कि मिडिल ईस्ट में हैं। तो आप ये बता दें, यूनाइटेड अरब अमीरात्स, अल्जीरिया, जॉर्डन, टर्की, ग्रीस, इराक, अजरबैजान, लेबनान, इजिप्ट, सीरिया, कतर, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, सूडान, कुवैत, बहरीन, ओमान, साइप्रस, सऊदी अरबिया, मोरक्को, यमन, जॉर्जिया, ईरान, लीबिया और ट्यूनीसिया। तो सब कंट्री जो हैं वो मिडिल ईस्ट में गिने जाते हैं। ईरान, इजराइल और इराक जैसे आप प्रमुख नाम वहां पर ले सकते हैं। तो मिडिल ईस्ट के दो, एक तरह से कहे जाने वाले दो बड़े दुश्मन इजराइल और ईरान इस समय आपस में टकराव की स्थिति में है, और उन्हीं की वजह से पूरा का पूरा जो इलाका है वह इस समय अशांति के दौर से गुजर रहा है। पूछा जाए कि भारत के लिए मिडिल ईस्ट की क्या इंपॉर्टेंस है, तो सबसे पहले ऑयल की रिक्वायरमेंट की है, प्लस इन मिडिल ईस्ट के एरियाज में जो कंट्री हैं उसके साथ में भारत का ट्रेड, यूएई के साथ में हमारा फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है, ओमान के साथ में हमारा फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है। अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को चौक किया जाता है तो भारत का ट्रेड यानी एक्सपोर्ट और इंपोर्ट दोनों प्रभावित हो सकते हैं। एनर्जी सिक्योरिटी के ऊपर सीधा सवालिया निशान खड़ा हो सकता है। आपको यह भी बता दें कि जब इस इलाके में दिक्कतें आएंगी, और जिस हिसाब से आज ये भी खबरें हैं कि ईरान ने सऊदी अरबिया की अरामको जो ऑयल कंपनी है उसके जो फील्ड हैं उनके ऊपर भी आक्रमण किया है, ड्रोन से वहां पर अटैक हुआ है, थोड़ी देर तक जो है उसको ऑयल रिफाइनरी को बंद किया गया है। तो ऑयल रिफाइनरी अगर बंद हो जाएगी थोड़े समय के लिए भी, और इतनी बड़ी कंपनी की, तो आप मान सकते हैं तेल उसकी सप्लाई कम हो जाएगी, डिमांड तो उतनी ही है, तो उसकी वजह से तेल के प्राइसेस अप हो सकते हैं। जब तेल के प्राइसेस अप होंगे तो सीधा नुकसान कंज्यूमर्स को पॉकेट पर होगा। हर 10%, हर $10 का अगर क्रूड ऑयल का प्राइस बढ़ता है पर बैरल, तो भारत का करंट अकाउंट डेफिसिट, जितना भी भारत कंजम्पशन करता है ना, वो 40 टू 50 बेसिस पॉइंट कम हो सकता है, यानी नेगेटिव जा सकता है। तो करंट अकाउंट डेफिसिट अगर बढ़ जाएगा भारत का, तो उससे आपको पता है हमारी करेंसी जो है वो वीकेंड हो सकती है। उस करेंसी की वीकनेस तथा इन्फ्लेशन बढ़ी हुई
वो हमारी ग्रोथ को नेगेटिवली इंपैक्ट कर सकती है। आरबीआई के द्वारा उससे डील करने के लिए इस प्रकार की मॉनेटरी पॉलिसी अपनाई जा सकती हैं, जिसकी वजह से मॉनेटरी पॉलिसी को टाइट किया जाए, यानी रेपो रेट को जो है बढ़ाया जाए, जिसकी वजह से सस्ते मिलने वाले बैंक्स, आरबीआई से बैंक्स को मिलने वाले लोन और बैंक्स के द्वारा एंड कंज्यूमर को दिया गया लोन, यानी लोगों की ईएमआई, वह महंगी हो सकती है। तो जब महंगी होगी तो आप ग्रोथ के लिए कैसा पैसा लगाओगे? तो भारत की इकोनॉमी इस प्रकार से दिक्कत में आ सकती है। आपको एक और चीज पता है, भारत फिलहाल गोल्डीलॉक फेज से गुजर रहा है। गोल्डीलॉक फेज का मतलब यह है कि आपकी इकोनॉमी में इन्फ्लेशनरी प्रेशर कम है, लेकिन ग्रोथ जो है वो सिग्निफिकेंटली हायर स्टेज पर है। और ये किसी भी देश के लिए एक बहुत अच्छी चीज कही जाती है, यानी एक ऐसा फेज जिसमें ग्रोथ भी ज्यादा हो लेकिन इन्फ्लेशन कंट्रोल में हो। तो जब इन्फ्लेशन कंट्रोल होती है तो फिर उस देश की मॉनेटरी पॉलिसी अथॉरिटी ग्रोथ को और प्रमोट करने के लिए इस प्रकार के मैकेनिज्म अपनाती है। तो वो भी एक कारण ये है कि जिसकी वजह से भारत में ये बैलेंस जो है थोड़ा दिक्कत कर सकता है। हमारे पास फिलहाल 74 डेज या 75 डेज के लिए हमारी जो ऑयल रिक्वायरमेंट है उसके हमने स्ट्रेटेजिक रिजर्व्स बना रखे हैं। तो अगर ऑयल सप्लाई कुछ भी दिक्कत आती है उसमें, या कुछ भी अगर परेशानी होती है ऑयल सप्लाई चेन में, तो फिलहाल भारत उसका सामना कर सकता है, लेकिन कितने दिन तक? अगर एक कॉन्फ्लिक्ट मिडिल ईस्ट में एक बहुत लंबे समय तक अगर हो गया तो इससे सप्लाई डेफिनेटली खराब हो सकती है। तो एक चिंता ये भी है। साथ ही भारत को मैंने आपको बताया कि अगर ये पर्टिकुलर एरिया दिक्कतों में आएगा तो फिर हमारा जो माइग्रेंट जो यहां पर रह रहे हैं, चाहे वो पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन हो, चाहे वो ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया हो, जो कि अब दोनों मर्ज कर दिए गए हैं, तथा इसी तरीके से नॉन रेजिडेंट इंडियंस हो, करीबन ये सारा मिला करके 95 लाख के आसपास हमारे कंट्री के लोग वहां पर रहते हैं। तो उनकी सुरक्षा कैसे की जाएगी? उनके द्वारा यहाँ पर एम्प्लॉयमेंट जो वहां पर होता है और यहाँ पर रेमिटेंसेस भेजे जाते हैं, तो वो रेमिटेंसेज अगर कम हो गए तो हमारी करेंसी को कौन सपोर्ट करेगा? करीबन 140 बिलियन डॉलर्स हमारे कंट्री को इन लोगों से प्राप्त होते हैं, जो भी हमारे लोग बाहर कार्य कर रहे हैं रेमिटेंसेज के तौर पर, चाहे वो वेस्टर्न कंट्रीज में हो, चाहे वो मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज में हो। तो वो इतना पैसा हमारी करेंसी को, हमारे फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, सॉरी फॉरेन जो रिजर्व है, फॉरेक्स रिजर्व, उसको जो बढ़ाता है, उसको कैसे सपोर्ट मिलेगा? तो एक बहुत बड़ा क्राइसिस खड़ा हो सकता है अगर ये कॉन्फ्लिक्ट वहां पर एंड नहीं होता है। हालांकि खबरें ये हैं कि ईरान ने ये कहा है कि भाई यूएस से जो है वार्ता के चैनल्स ओपन होने चाहिए। हालांकि उसका खंडन भी कई सरकारी जो वहां की वेबसाइट है उससे सामने आ रहा है। लेकिन भारत का जो रुख है कि कोई भी कॉन्फ्लिक्ट को डायलॉग या डिप्लोमेसी से ही दूर किया जाना चाहिए, वही जो है वो आगे एक इसका सॉल्यूशन हो सकता है। अगर पूछा जाए कि भारत जो है अयातोला अली खमनेनी की जो किलिंग है उसको भारत ने भी कंडेम नहीं किया, क्यों नहीं किया है? तो आप उसके भी दो चार रीजन बता सकते हैं। ये कह सकते हैं कि सर भारत डेफिनेटली डायलॉग और डिप्लोमेसी को ही प्रायोरिटी देता है बजाय कि कॉन्फ्लिक्ट के, कि सभी जो डिस्प्यूट हैं उनको मिलजुल करके सुलझा लेना चाहिए। हालांकि अयातुल्ला अली खमनेनी के साथ में भारत के भी जो रिलेशंस थे वो कोई इतने स्ट्रांग नहीं रहे। आपको पता है कि भाई जब आर्टिकल 370 हमने हटाया था, तो ईरान ने जो है, स्पेशली अयातुल्ला अली खमनेनी ने माइनॉरिटी कम्युनिटी के लिए इसका विरोध किया था। आर्टिकल 370 भारत का अंदरूनी मामला था, लेकिन फिर भी ईरान के द्वारा उसको अपोज किया गया। क्यों? तो ये गलत बात थी। उस समय भारत के विदेश मंत्रालय ने ईरान के जो एम्बेसडर उस समय हमारे यहाँ पर थे, उनको बुला करके एक प्रोटेस्ट दर्ज करवाया था और कहा था कि ये हमारा इंटरनल मैटर है। आपकी कंट्री हो चाहे कोई भी अन्य कंट्री, उनको ये अधिकार नहीं है कि उसमें दखलंदाजी देनी चाहिए। तो पहली बात तो आपको ये समझनी होगी। दूसरा, आपको ये भी बता दें कि खमनेनी करीबन जब 40-41 साल के थे, तो उन्होंने जम्मू कश्मीर को भी विजिट किया। और आज भी वहां पर अगर शिया और सुन्नी समुदाय आपस में अगर किसी भी मॉस्क में जाते हैं, उस प्रकार की सिचुएशन बनी, तो उस समय जो है उन्होंने एक मुस्लिम क्लेरिक के तौर पर एक अच्छा, मतलब वो अरेंजमेंट किया था। लेकिन धीरे धीरे जो है उनकी स्थिति भारत के लिए अच्छी नहीं रही। इवन उन्होंने पाकिस्तान का साथ भी कई सारे प्लेटफॉर्म पर दिया। कश्मीर मुद्दे पर उन्होंने जो है भारत का रुख हमेशा पाकिस्तान के और ज्यादातर मामलों में पाकिस्तान समर्थित रखा। हालांकि खामनेई हो चाहे वहां की सरकार, आपको यह भी ध्यान रखना है कि चाबहार पोर्ट अगर हम ईरान का डेवलप कर रहे हैं तो वो भी ईरान की एक तरह से रजामंदी के साथ ही करें, क्योंकि चाबहार पोर्ट तो वहीं पर है।
और चबाहार पोर्ट हमारे लिए इसलिए भी इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि जिस हिसाब से चाइना का ग्वादर पोर्ट, चाइना डेवलप कर रहा है पाकिस्तान के ग्वादर पोर्ट को, और वहां पर अगर अपनी पोजीशन को और अगर स्ट्रॉन्ग करता है चाइना, तो फिर भारत को तो कोई ना कोई डील करने के लिए चाहिए ना। चबाहार पोर्ट से ग्वादर जो पोर्ट है उसकी डिस्टेंस एक तरह से कहा जाता है कि हाफ एन आवर की ही है। तो अगर हाफ एन आवर की डिस्टेंस अगर भारत चबाहार पोर्ट पर है और अगर चाइना वहां पर है, तो डेफिनेटली उसको एक उस थ्रेट को न्यूट्रलाइज करने का मौका भारत को मिलता है। लेकिन छाबाहार पोर्ट का जो एम है वह है सेंट्रल एशियन कंट्रीज, स्पेशली अफगानिस्तान तक भी जो है हमारी पहुंच को मजबूत करना, क्योंकि पाकिस्तान के रास्ते हमें अफगानिस्तान का कोई रूट नहीं है। और जब एयर स्पेस बंद हो जाते हैं तो फिर जो है ये रूट पूरी तरीके से कट जाता है, जो कि हमें फिर वेस्ट एशियन कंट्रीज या फिर इन इलाकों के थ्रू वहां जाना होता है। सेंट्रल एशियन रिपब्लिक कंट्रीज के साथ में भी हमारे रिलेशनशिप को और स्ट्रॉन्ग करने के लिए तथा अफगानिस्तान में पीपल टू पीपल टाइज को भी मजबूत करने के लिए ये इंपॉर्टेंट हमारी रिक्वायरमेंट है कि हमें लैंड बेस्ड रूट वहां से मिले। तो चबाहार पोर्ट से फिर हम अब अफगानिस्तान पहुंचते हैं या सेंट्रल एशियन कंट्रीज तक पहुंचते हैं, इसलिए भी भारत चबाहार पोर्ट को डेवलप कर रहा है। तो अगर भारत को अगर परमिशन मिली है चबाहार पोर्ट को डेवलप करने की, तो उसमें भी अगर आप कहें तो ईरान का एक वैलिड रिलेशनशिप होगी, तभी तो मिली होगी। सिविलाइजेशनल या हिस्टोरिकल रिलेशन के बारे में भी अगर हम बात करते हैं तो कई सारी हमारे यहाँ पर टर्मिनोलॉजीज हों, वर्ड्स हों, चाहे वो इंडस वैली सिस्टम हो, कई लोग तो भारत को भारत क्यों कहा जाता है इसके बारे में भी, ईरानियन रूट्स के बारे में भी चर्चा करते हैं, तो उसको भी आप साइड में बता सकते हैं। तो आप ये कहें कि सर भारत अपना जो भी मतलब भारत के इंटरेस्ट हैं वहां पर उसके बारे में चिंता जता चुका है, डायलॉग और डिप्लोमेसी के बारे में बात कर रहा है। भारत के जो भी लोग इन इलाकों में रह रहे हैं, उनकी सुरक्षा कैसे एंश्योर हो सके, भारत उसके बारे में भी चिंता जता चुका है। तो भारत जो है वो न्यूट्रल नहीं है, लेकिन अपने जिस हिसाब से भारत ने अपनी फॉरेन पॉलिसी मतलब चलाई है, उसी को ही भारत आगे भी प्रमोट कर रहा है। तो ये बात आप वहां पर इस तरीके से भारत के स्टैंड के बारे में भी कहें। एक क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि प्राइम मिनिस्टर मोदी जो कि इज़राइल की यात्रा पर थे, क्या ऐसा उपयुक्त था कि भाई ईरान को थोड़ा वेट करना चाहिए था ये स्ट्राइक करने में? या जैसे ही भारतीय प्रधानमंत्री की मतलब विजिट समाप्त हुई, उसके बाद में जो है इस प्रकार की गतिविधियां 28 फरवरी को आने लग गई। भारत के प्रधानमंत्री का दौरा हालांकि उसके एक दिन पहले ही समाप्त हो चुका था, मोदी यहाँ पर पहुंच चुके थे। तो इसमें पूछा जाए तो आप ये कहें कि सर इजराइल के राजदूत ने बाकायदा कहा है कि 28 फरवरी की सुबह तक हमें नहीं पता था कि हम जो हैं वो ईरान के ऊपर इस तरीके से अटैक करेंगे। नहीं भारतीय प्रधानमंत्री को जो है वहां पर किसी प्रकार के कवर के तौर पर इस्तेमाल किया गया कि अभी तो ये विजिट हो रही है, तो हम ईरान को ऐसा नहीं है कि केवल उसको एक तरह से चकमा दे रहे हों कि भाई हाँ हम अटैक नहीं करेंगे, क्योंकि एक सिग्निफिकेंट देश के सिग्निफिकेंट पॉलिटिकल लीडर यानी उस देश के सुप्रीम लीडर अगर कहे जाएं और लोकतांत्रिक तौर पर, तो वो जो है वो वहां पर आ रहे हैं तो उसको एक कवर प्रोवाइड करे। तो इस प्रकार की कोई भी जो है आप अगर आपसे सवाल पूछे जाएं या आपकी अंडरस्टैंडिंग, तो ध्यान रखें कि भारतीय प्रधानमंत्री की विजिट को इस तरीके से इस्तेमाल नहीं किया गया है। अब बात आती है कि आपको पूछा जाए ये कॉन्फ्लिक्ट कहां तक जाएगा, तो आप ये कहें कि सर ईरान की जो खुद की डिफेंसिव कैपेबिलिटीज हैं, जिसमें चाहे क्रूज मिसाइल्स हो चाहे बैलिस्टिक मिसाइल्स हो, वो काफी ज्यादा हैं। एक अनुमान के मुताबिक ईरान का ये सिस्टम करीबन 3000 मिसाइल्स के आसपास है। तो 3000 मिसाइल सिस्टम प्लस ड्रोन, जिसको हम कामिकाजी ड्रोन भी कहते हैं, उसमें भी ईरान की काफी सारी स्ट्रेंथ है। तो इस स्ट्रेंथ को जो है वो ईरान इस समय यूज करेगा। और इस समय जिस हिसाब से अयातोल्ला अली खमनेनी को उन्होंने एक तरह से मार गिराया है, तो डेफिनेटली ईरान के कई सारे लोग या जो हार्ड लाइनर्स हैं, जो कि अमेरिका के कट्टर विरोधी हैं, वो इस समय उसका बदला लेने की पूरी कोशिश करेंगे। खबरें ये भी हैं कि हिजबुल्लाह यानी लेबनान का हिजबुल्लाह, यमन के हूती रेबल्स भी इस सिचुएशन का फायदा या तो उठा रहे हैं या भविष्य में उठा सकते हैं। यूएस के मतलब स्टेट यूएस ने यानी अपने जो भी लोग इन इलाकों में रह रहे हैं उनको यूएस ने साफ कहा है कि भाई आप सिविलियन या होटल्स बुकिंग इत्यादि से मतलब अभी फिलहाल परहेज करें, क्योंकि आपके जहां पर इलाके में रह रहे हो टेररिस्ट अटैक आपके ऊपर हो सकते हैं या आपको सीधा निशाना बनाया जा सकता है, क्योंकि वो लोग अमेरिकन, इजरायली या वेस्टर्न इंटरेस्ट को सीधा टारगेट करेंगे। जर्मनी की तौर पर भी खबरें आ रही हैं कि जर्मनी भी इस युद्ध में कूद सकता है। ईरान और सॉरी इजराइल और यूएस को उसका सपोर्ट मिल सकता है। ब्रिटेन के साइप्रस में जो एयर मतलब उनका जो वहां पर मतलब बेस है मिलिट्री का, और उसका इस्तेमाल करने की यूएस को इजाजत दी थी, उसको भी यानी साइप्रस तक जो कि करीबन
ईरान से 2000 किलोमीटर के आसपास है, वहां पर भी ड्रोन अटैक की खबरें आ रही हैं। तो ईरान ने इस समय फुल ब्लोन अटैक्स कर रहे हैं मिडिल ईस्ट के सारे कंट्रीज, ऑलमोस्ट कंट्रीज पर, ओमान को छोड़ करके। और उसका साथ जो है ईरान के ये प्रॉक्सी ग्रुप्स, जो कि मैंने आपको नाम लिया, हूथी या फिर हिजबुल्लाह, ये सब लोग जो हैं उसका भी इस समय इस्तेमाल कर रहे हैं। तो सिक्योरिटी सिचुएशन इस समय काफी टेंस है, और सिक्योरिटी सिचुएशन के साथ में इकोनॉमिक सिक्योरिटी भी काफी दिक्कत खड़ी कर सकती है। तो ये दोनों चीजें आपको ध्यान रखनी है।